और एक चीज जिसके लिए हर एक जेई एस्पिरेंट जो है वो सर्च करता है, दैट इज सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हो सकता है मुझे ऐसा बच्चा भी सुन रहा हो जिसने मैथ्स का कुछ नहीं पढ़ा, सर मुझे कुछ नहीं आता। कुछ होंगे सर, कुछ हमारा बैकलॉग है कुछ चैप्टर्स का, बट कुछ चैप्टर्स हमने अच्छे भी कर रखे हैं। और फिर हमारे पास में एक प्रो कैटेगरी आती है कि सर हमारे सारे चैप्टर दुरुस्त है। ये जो आपको येलो कलर से लिखे हुए चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी चीजें आपके सामने आने वाली है उसको आपको ढंग से फॉलो करना है, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ये रखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया है, क्लास 12th के चैप्टर्स इस तरफ लिखे हैं, क्लास 11th के चैप्टर्स इस तरफ लिखे हैं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और सर जैसे जैसे जेई मेंस नजदीक आ रहा है, हमारी जो हार्ट रेट है या फिर हमारी घबराहट जो है वो बढ़ रही है। और एक चीज जिसके लिए हर एक जेई एस्पिरेंट जो है वो सर्च करता है, दैट इज सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि जिनका वेटेज बहुत हाई है, हमें अपना प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना चाहिए। तो यही सब सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूं आपके लिए जेई मेंस 2026 के लिए मैथमेटिक्स के लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता देता हूं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की गई है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डाटा। ठीक है, कि पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, और अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो टॉप मोस्ट नंबर किसका आता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ ना। तो हम पिछले सालों के डाटा के बेसिस पर ये वाली लिस्ट तैयार करके लाए हैं, और लास्ट ईयर की अगर मैं लास्ट 5 सालों की बात करूं तो वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं या इस प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो करते हैं। तो आराम से सुनिएगा, समझिएगा आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन अब से आगे बढ़ानी है और किस किस चीजों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या किया है, क्लास 12th के चैप्टर्स इस तरफ लिखे हैं, क्लास 11th के चैप्टर्स इस तरफ लिखे हैं। ये जो आपको येलो कलर से लिखे हुए चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिससे ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं सबसे ज्यादा बोल दूं या फिर 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही बात है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया सर, 3D ज्योमेट्री हो गई, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इनसे 100% क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली सर अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो सर सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो सर दिस इज पार्ट ए। ठीक है, हाँ है ना, ये पार्ट ए। एक छोटा सा काम कीजिएगा सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है इसी तरीके से इसको A4 साइज पेपर पर लिखकर सामने चिपका लीजिएगा या अपने पास रखिएगा जब तक आपके जेई मेंस 1 और जेई मेंस 2 नहीं हो जाते। ठीक है, इसमें से जो जो टॉपिक आपका कवर होते जाए वैसे टिक लगाते रहना। मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं इसलिए मैंने टिक उल्टे लगाए, तुम सीधे वाले लगा लेना। ठीक है, है ना। तो सर ये हमारा जो है, आप बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक बोल दो या पार्ट ए बोल दो, पूरा ये आपका कवर होना चाहिए, जिसमें 4 चैप्टर्स आप बोल सकते हो क्लास 12th के और 4 चैप्टर्स क्लास 11th के लिए हैं। ठीक है, और अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो फिर आप बोल सकते हो सर क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया, दोनों को एक साथ ले लिया मैंने, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन एरिया है, साथ में आपको कर्व स्केचिंग आनी चाहिए, एरिया लोकेट करना आना चाहिए, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इनइक्वालिटी वाला एरिया कैसे बनता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें रिलेशन से अलग से सवाल आता है कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, वो सब बातें पूछी जाती है, और फंक्शन से अलग से सवाल आता है। ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो ये हमारे पास में आप बोल सकते हो सर दिस इज नथिंग बट पार्ट बी। पार्ट बी में क्लास 12th के सर ये वाले चैप्टर्स लिखे हैं, और पार्ट बी में यहां पर क्या क्या है, सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा ऊपर से लेकर नीचे की ओर मूव करते हो तो पिछले सालों के एनालिसिस के बेसिस पर सबसे ज्यादा सवाल क्लास 12th में अगर किसी चैप्टर से पूछे गए हैं तो वेक्टर 3D है, फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, फिर रिलेशन फंक्शन, फिर एओडी, फिर ऐसे, मतलब टॉप टू बॉटम जो ये लिखा हुआ है दिस इज क्लास 12th के प्रेफरेंस ऑर्डर। और सर ये जो लिखा हुआ है क्लास 11th के प्रेफरेंस ऑर्डर, और कलेक्टिवली 11th और 12th मिलाकर सर ये पूरा पार्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट बी सर उससे सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट है, और पार्ट सी जिसमें प्रोबेबिलिटी आ गई, लिमिट्स आ गई, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, सी एंड डी आ गया। और इस तरफ सर इलिप्स और हाइपरबोला आपने एक साथ रख दिया, रीजन बीइंग क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला के बहुत सारे फॉर्मूला सेम है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही मूव करते हैं। फिर पैराबोला आ गया सर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो पेपर सिलेबस से हट चुकी है, तो भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जो हट भी चुका है और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लीज, 2025 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं, ये काफी टाइम से हटा हुआ है। तो सर ये हमारा हो गया पार्ट सी। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको ऐसे मूव करना चाहिए, ना कि सिर्फ क्लास 12th, ना कि सिर्फ क्लास 11th, पार्ट के हिसाब से। सर पार्ट ए पहले ये पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट बी ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और पार्ट सी ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब सबकी रिवीजन का जो ऑर्डर है या फिर आगे बढ़ने का जो ऑर्डर है वो ऐसे ही रहना चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोग क्लास 12th वाले मुझे सुन रहे हो कि सर वेक्टर 3D तो अभी हमारा चल रहा है क्लास के अंदर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ठीक है भाई, तो क्लास 11th के ये वाले चैप्टर्स निपटा ले तब तक, समझ गए? है ना? ठीक है, इनमें से अगर मान लो आपको बिल्कुल ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा तो पैराबोला बहुत स्ट्रांग है बट सर ये प्रेफरेंस ऑर्डर में देखो बहुत नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो वो अच्छी चीज है, उस पर पहले टिक लगाओ, समझ में आया? ये प्रेफरेंस ऑर्डर सिर्फ आपको ये समझा रहा है कि भाई इन टॉपिक्स को कतई किसी भी एंगल से हल्का मत लेना, छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई टॉपिक स्ट्रांग है या आगे वाले कुछ चैप्टर्स और बचे उनमें से कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ ना, बट प्रेफरेंस ऑर्डर आपको ये रखना है। और लास्ट में अगर मैं पार्ट डी की बात करूं तो पार्ट डी में सर यहां पर आ जाता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज दिस इज पार्ट डी। और सर उधर अगर हम बात करें क्लास 11th के चैप्टर्स में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, फिर हमारे पास में है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल बोल दो या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल दो, और फिर बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। अब जब आप मंजिल सीरीज से रिवीजन स्टार्ट करोगे तो यही आपका पहला चैप्टर है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब पहला चैप्टर ये क्यों रख रहे हो, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाओ। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये चैप्टर चाहे सवाल पूछने के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट हो, इससे डायरेक्ट सवाल जो है वो कम आए हैं, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर चैप्टर में होता है। इसमें आपको इनइक्वालिटी पढ़ाई जाएगी, लॉग पढ़ाया जाएगा, और भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो वो हर सवाल में यूज होती है लगभग, तो इसलिए इसको पहले पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें आपके सामने आने वाली है उसको आपको ढंग से फॉलो करना है। ठीक है, अपना प्रेफरेंस ऑर्डर ये रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, और अपने सामने इस लिस्ट को चिपका के रखो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा ये कवर हो गया। जैसे स्ट्रेट लाइन कवर हो गया, डबल टिक लगाया, खेल खत्म। अब कवर होना सर हम किसको बोलेंगे, कि हम किस चीज को बोल देंगे कि कवर हमारा कंप्लीट हो गया, बिकॉज देयर इज नो अपर लिमिट। तो उस चीज पे आने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को लोकेट करो। ठीक है, हाँ ना, ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं गिरते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी किसी से कम नहीं है, एवरी स्टूडेंट इज इक्वली कैपेबल, और वो अपनी मेहनत से अपनी रैंक और अपने कॉलेज डिसाइड करता है भाई, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं कि तेरे को तो कुछ नहीं आता, तू गधा है, ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा हूं। बट फिर भी अगर हम एक रियलिटी चेक पर जाएं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि मैं किसी को जनरलाइज थोड़ी कर सकता हूं। हो सकता है मुझे ऐसा बच्चा भी सुन रहा हो जिसने मैथ्स का कुछ नहीं पढ़ा, सर मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता मतलब मैथ्स मेरा वीकेस्ट टॉपिक्स में से है, मतलब मैथ्स के नाम से मुझे बुखार चढ़ता है। मैथ्स के सवाल देखते ही सर मैं अपना मतलब मैथ्स वाला सेक्शन तो मैं मानता ही नहीं कि पेपर में आया है, मैं अपना सारा टाइम जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बांट कर आ जाता हूं पेपर में। ऐसी कैटेगरी भी होगी। कुछ होंगे सर, कुछ हमारा बैकलॉग है कुछ चैप्टर्स का, बट कुछ चैप्टर्स हमने अच्छे भी कर रखे हैं। और फिर हमारे पास में एक प्रो कैटेगरी आती है कि सर हमारे सारे चैप्टर दुरुस्त है, बस थोड़ी रिवीजन की कमी है, क्योंकि अभी हमारा मान लो 12th चल रहा है तो हमें 11th के थोड़े टॉपिक भूल गए हैं। ऐसा नहीं कि हमें वो आते नहीं, थोड़े हल्के फुल्के भूल गए हैं। ठीक है, तो अपने आप को पहले लोकेट करो। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आपको कुछ नहीं आता, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये कुछ नहीं आता मतलब कि पूरे मतलब 20-30 चैप्टर्स में से आपको कोई एक चैप्टर आता है और उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, बहुत बैकलॉग है और आपने मैथ्स पढ़ी ही नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें मतलब कि आप अब चैप्टर्स कंप्लीट करने का वक्त नहीं है भाई। ठीक है, आप चैप्टर्स के अंदर जाकर टॉपिक्स कंप्लीट करें। जैसे 3D है, 3D में जब मैं PYQs को देखता हूं, और आप भी ये चीज देख सकते हैं, वैसे तो जब आप मंजिल सीरीज में आएंगे या फिर जहां से भी आप रिवीजन करेंगे, जो भी टीचर आपके सामने खड़ा होगा वो आपको ये बात जरूर बताएगा कि बेटा इस चैप्टर में से इस टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछे गए तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। बट फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 3D की। अब सर पूरी 3D हमें तो नहीं आती, तो भाई 3D में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल सवाल पूछे जाते हैं, वो है डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तू अपना ये टॉपिक तैयार कर ले। अब टॉपिक तैयार कर ले मतलब कि उसका फॉर्मूला, उसमें बताई गई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, साथ में आपने कम से कम उस अकेले टॉपिक के 20 PYQ कर लिए। क्योंकि सर अब हम कम कर रहे हैं बट हमें फिर वो दुरुस्त करना है। ऐसा नहीं है कि बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला रट लिया
और अब ये भी नहीं पता कि सर वो फॉर्मूला लगाना कैसे है, उसकी क्या कंस्ट्रेंट है, कहां कहां पर वो फॉर्मूला, मतलब कैसे कैसे हमें वो फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपको कम से कम हर टॉपिक के 20 पीवाईक्यूज करने हैं। जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मिलाकर बोल रहा हूं, ठीक है, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज में सर एजीपी वाले सवाल हैं, एपीजीपी के बेसिक वाले जो सवाल हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अब आपको प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाओगे तो सर रैंक ऑफ ए वर्ड इन ए डिक्शनरी आ गया, कमेटी वाले सवाल की टीम बनाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में जाओगे तो सर रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर न्यूटन्स फार्मूला से सवाल आते ही आते हैं। तो मैं ये जो बोल रहा हूं ये कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर छोड़ दीजिए, अब वो वक्त नहीं रहा। हर एक चैप्टर से टॉपिक उठाओ, और चैप्टर्स भी कौन से सेलेक्ट करने हैं आपको, ये वाले, कि सर इसके कौन से, जैसे अब वेक्टर्स में क्या होगा सर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वीटीपी, एसटीपी, इनसे सवाल आते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, इन सब के सवाल आते हैं सर। वैसे 3D, ऐसे हर एक में आपको कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको 100% आने चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर सको टॉपिक वाइज के बेसिस पर, ठीक है ना। और ये जो मैंने यहां पर चीज लिखी है, दिस इज मिनिमम, कि आपको इतना करना ही है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मेरे में फुल कॉन्फिडेंस है एंड आई एम 100% मोटिवेटेड एंड नाउ आई एम सीरियस, तो ठीक है भाई। तो ये टॉपिक वाइज कवर करने के बाद में फिर तुझे लगता है कि तुझे और प्रैक्टिस करनी है या कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं, तो करना भाई। अपने आप को शिफ्ट कर इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में, कि कुछ हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अब कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग है। जिन चैप्टर्स का बैकलॉग है उसमें से टॉपिक वाइज टॉपिक्स निपटा दे कि ये टॉपिक मैंने कर लिए हैं। जो टॉपिक करो उसको बहुत अच्छे से करना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद मैथमेटिक्स भाई, समझ में आया। हो सकता है तूने आसान सवाल ट्राई कर लिए उस टॉपिक के, तो आसान और मुश्किल दोनों करने हैं। हर टॉपिक के आपको 20 पीवाईक्यू कम से कम करने हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, सर आता तो है लेकिन बैकलॉग भी है, मतलब हमें 50-50 कैटेगरी में है हम, कि हमारे कुछ क्लास 11th के चैप्टर भी ठीक हैं, क्लास 12th के भी कुछ चैप्टर्स ठीक है, बट साथ साथ में सर पैरेलल में कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग भी है। तो जिन चैप्टर्स का आपका बैकलॉग है उसको आप वन शॉट से कवर करोगे, दैट इज मंजिल से। फिर आप उसको पर चैप्टर में कम से कम 50 to 70 पीवाईक्यूज करने की कोशिश करो। बोलने को तो मैं 100 पीवाईक्यूज भी बोल सकता हूं, बट इतना टाइम है नहीं। बट मैथमेटिक्स भाई प्रैक्टिस डिमांड करती है, तो यहां पर आपको सिर्फ फॉर्मूला सीख लेने से काम नहीं चलेगा। और जो चैप्टर्स आपको आते हैं, आपने बोला कि सर हमें कुछ चैप्टर्स आते हैं, तो उनको अपने नोट से रिवाइज करो, वन शॉट से रिवाइज करो, ठीक है, और साथ में उनके पीवाईक्यूज सॉल्व करो। आपने नोट्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपके पास पीवाईक्यूज भी होंगे। अब मैं बार बार, अच्छा, अल्टीमेट सोर्स अभी आपका प्रैक्टिस का होना चाहिए, दैट इज पीवाईक्यूज, ठीक है। और पीवाईक्यूज कहां पर है, नेट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है भाई, ठीक है। वरना पीडब्ल्यू की ऐप पर भी एक लाइब्रेरी सेक्शन में जाकर पुराने सालों के पीवाईक्यूज डले हुए हैं, विद सॉल्यूशन डले हुए हैं, तो वहां से भी देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अपना मेन टारगेट अब पीवाईक्यूज बेस्ड रखिएगा प्लीज, ठीक है। फिर आते हैं कैटेगरी 3, दैट इज एवरीथिंग इज गुड, बस रिवीजन की कमी है। ऑब्वियसली, मतलब आपने सारी चीजें कर रखी है, तो आपको भाई पहली चीज तो कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन टाइम पर किसी किताब को सॉल्व किया तो उसके क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करो, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करो, और साथ में तैयार रहो लेंदी और डिफिकल्ट पेपर के लिए। जैसा जेईई मेंस 2022 में आया था, या मैथ्स बाय डिफॉल्ट सर उसका नेचर जो है वो लेंदी होता है, तो हमें तैयार रहना है, हमें पेपर्स ज्यादा देने हैं, ठीक है, हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, रिवीजन अपनी दुरुस्त रखनी है, ठीक है ना। रिवीजन वन शॉट से करो, साथ में आपने क्लास नोट्स बनाए हैं वहां से करो। फिर आप पर चैप्टर 70+ पीवाईक्यूज का टारगेट रखो, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप बोल रहे हो कि 70+ पीवाईक्यूज, इतना तो टाइम ही नहीं है, तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व करना, मतलब पेन चलाकर, बहुत अच्छी बात है पेन चलाकर सॉल्व करो, बट एक तरीका और भी होता है सॉल्व करने का, जिसको बहुत कम बच्चे फॉलो करते हैं, दैट इज आप सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। आपने क्वेश्चन आपके सामने आया, उसको पढ़ा, फिर आपने मन में उसका प्रोसीजर सोचा कि यार मैं तो इस सवाल को ऐसे ऐसे करने वाला हूं, ठीक है, फिर आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया। अगर वो प्रोसीजर आपके जो आपने सोचा था उससे मैच करता है, दैट मींस वेरी गुड। बट अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ ऑल्टरेशंस हैं, तो उस चीज को नोट कर लो कि मैं तो यार ऐसा सोच रहा था, लेकिन करना तो इसमें ये है, तो मतलब मैं इसमें एक गलती कर रहा हूं। तो अपनी गलती का अपने पास एक अकाउंट रखो कि हाँ यार मैं ये गलतियां कर रहा हूं, ये वाली गलतियां मैं नहीं करूंगा। तो इस कैटेगरी को मैक्सिमम पेपर देने हैं, अपने एरर्स को मिनिमाइज करना है, हर प्रकार के पेपर के लिए तैयार रहना है,
और इनको भैया बैकलॉग कवर करना है, जिनका बैकलॉग मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आपका वेक्टर्स का ही बैकलॉग है तो बहुत गलत बात है। वेक्टर्स को आप दिलो जान से एकदम सॉल्व कीजिए, जितना टाइम वो डिमांड करता है वेक्टर्स 3D उतना टाइम उसको दीजिए अभी, हाँ है ना। और जो चैप्टर्स आपके दुरुस्त हैं उनमें PYQ सॉल्व करो, ठीक है। और ये वाली कैटेगरी में मैंने बता दिया कि भाई टॉपिक वाइज चले जाओ, अभी बहुत अच्छा रहेगा, बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है इस कैटेगरी के लिए कि भाई हम 25 सवाल आएंगे तो 25 में से 20 या 22 तो करके ही आएंगे, नहीं। हमारा टारगेट है सर हम 10-12 क्वेश्चंस सही कराएं, बस इतना बहुत है ना। 10-12 8-10 बस इतना बहुत है, क्योंकि हमारा ये आप उन बच्चों की बात कर रहे हो जिनका मैथ्स वीकेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें उनको मैथ्स से कोई उम्मीद नहीं है। और बाकी जो बाकी लोग बचे तो भाई साहब तुम्हें तो फोड़ना है, समझ में आया, है ना। एक सिंपल सी बात और बोलूंगा कि कंपैरेटिवली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स लेंदी आती है, और कोशिश कीजिएगा कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पूरा प्रोग्राम है उसको 1.5 घंटे या 1 आवर 45 मिनट्स में निपटा दें। बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो आपको मैथ्स को देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे बेटा तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड वो भी कम रहेंगे, और फिर आपकी रैंक जो है वो भी कम ही रहेगी। कम मतलब रैंक ज्यादा रहेगी बट उसकी वैल्यू कम रहेगी, समझ गए। तो अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी सुधारिए, और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में 2-3 बेसिक सी बातें, आसान सवाल सबसे पहले, और मैथ्स के लिए आपको टाइम इकट्ठा करके वहां ले जाना है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए प्लीज, और ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और इन सबको आराम से देख लीजिए, पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, और अभी भी गेम बदला जा सकता है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो आपकी कुछ लर्निंग्स होंगी, आपको समझ में आएगी बात कि हाँ यार ये सब वो बातें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं सुनी थी, देखी थी, बट मैं ये टॉपिक पढ़ के ही नहीं गया। फिर यही अगर आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं टिल सेकंड मींस, मतलब जेई मींस सेकंड अटेम्प्ट तक अगर आप ये चीज अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल मत घबराएं, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में या जिस भी पोजीशन में या जिस भी हालात में आप अभी हैं, आप वहां से इंप्रोवाइज कर सकते हैं, और वही आपका एक बेसिक टारगेट है, ठीक है। ना ही सर हमें ऐसा करना है कि हमें रैंक 1 लेके आनी है, ठीक है, कि अभी मुझे कुछ नहीं आता से सर रैंक 1 कैसे ला सकते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए ठीक लगती हैं, बट मतलब अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो दैट इज वेरी 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 रेयर फिनोमिना, ठीक है। तो हमें सर जिस लेवल पे हम हैं वहां से हमें इंप्रोवाइज करना है, फुल मेहनत के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि भाई इस मूवमेंट पे बहुत सारे डार्क हॉर्सेस निकल के आते हैं। डार्क हॉर्सेस मतलब कि जिनका अब तक जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक नहीं था, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर कुछ चीजें उनको ट्रिगर करी, या उनको एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि भाई अब मुझे पढ़ना है, मुझे इसी साल बिना ड्रॉप लिए, 12th वाले अगर बच्चे हैं तो मुझे बिना ड्रॉप लिए अपना एक NIT बढ़िया ब्रांच के साथ पक्की करनी है, या फिर मैं इस बार ड्रॉप ईयर में हूं, पिछले साल मैंने कुछ काम चोरियां की थी, इस साल मैं सेम रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या ना ही वो मैं रिजल्ट आने दूंगा, मुझे वो रिजल्ट इंप्रूव करना ही करना है। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से मोटिवेट होकर इस पीरियड में बहुत जोरदार पढ़ाई करते हैं, और उनको फाइनली पेपर में अपना रिजल्ट भी देखने को मिलता है। और अभी जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, एडवांस, बहुत टाइम है, समझ में आया। अगर आप आज से ही डिसाइड करते हो कि सर मैं कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करूंगा, और सबके पास अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बस आप उसको सीरियसली टाइम डिवोट करके यूज करने सीख लीजिए, प्लीज यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। बस इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। और बाकी अपनी मेहनत आपके हाथ में, बाकी जो होगा वो देख लेंगे सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये जो वीडियो है, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, वो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, ठीक है। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर से। थैंक यू सो मच।